परम धोखा। भारत पे से मेरा बाहर निकलना स्टार्टअप जगत का सबसे सार्वजनिक रूप से कवर किया जाने वाला विवाद रहा है। मीडिया कर्मियों के भेष में बेईमान लोगों को धन्यवाद, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे अपने हितधारकों को धन्यवाद, जिन्होंने कंपनी के निर्माता से छुटकारा पाने के लिए सबसे भयानक साजिश रची। अगले पन्नों में आप पाएंगे कि सच्चाई वास्तव में कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है और यह कभी सार्वजनिक नहीं होता। कथानक की बारीकियों को समझने में आपकी मदद करने के लिए मुझे आपको पात्रों के एक समूह के साथ साथ मेरे खिलाफ उनकी प्रेरणाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है। एक शाश्वत मनसुख भाई नाकरानी, 20 वर्षीय सहसंस्थापक, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई छोड़ दी और कठिन समय पर सही जगह पर रहकर लाखों कमाए। वह कुछ न करने का फल सबसे अधिक मिलता है का प्रतीक है। सीईओ सू से प्रभावित होकर जो बाद में शामिल हुए, शाश्वत का कथानक में अमूल्य योगदान यह था कि वह एसएचए के हस्ताक्षरकर्ता और संस्थापक निदेशक थे और दूसरों के उपयोग के लिए एक उपकरण साबित हुए। उन्होंने किसी भी बोर्ड बैठक में एक शब्द भी नहीं बोला है और किसी भी निवेशक द्वारा एक भी पैसा उन पर नहीं लगाया गया है। मेरे भारत पे का एकमात्र मुख बनने के साथ वह शायद बहुत छोटा महसूस करने लगा था और अन्य साजिशकर्ताओं द्वारा उसे इस बारे में परेशान किया गया होगा। यहाँ तक कि जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उन्होंने और पिताजी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, तब भी उन्होंने पूरे प्रकरण में मेरा फोन तक नहीं उठाया। विडंबना यह है कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसे अपने निवेशकों से बचाया था, जबकि जब वह आईआईटी दिल्ली वापस गया और अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मैंने ही उसे कड़ी चुनौती दी थी, क्योंकि उसने पहले ही संस्थान छोड़ दिया था। 2 भाविक कोलाडिया, 8 ब्रूट। मेरे लिए यह जानना सबसे दर्दनाक था कि वह गद्दारों में से एक था। मैं एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस पर विश्वास किया और उसका नेतृत्व किया। अमेरिका में अपनी असफल शुरुआत के बाद मुक्ति प्राप्त करें। मैंने उन्हें भारत पे शुरू करने के कुछ महीनों के भीतर ही 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की अनुमति दे दी थी, जब कंपनी ने केवल 1.9 करोड़ रुपए ही जुटाए थे। मैंने उसे तकनीक संभालने का काम सौंपा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसे कभी भी भाई से कम नहीं समझा। भाविक 2 साल तक मेरे मालवीय नगर स्थित पूरी तरह सुसज्जित घर में बिना किराया का एक भी पैसा चुकाए रहे। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए माधुरी ने अपनी पत्नी को करोड़ों रुपए कर्ज के तौर पर दिए। क्या भारत पे के बड़ा हो जाने के बाद वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगे? हे सुहेल और सुमीत अपने शराब पीने और धूम्रपान सत्र का उपयोग धीरे धीरे मुझ में जहर घोलने के लिए करते हैं, बावजूद इसके कि उसकी अच्छी समझ ने उसे उन पर विश्वास न करने के लिए कहा था। या क्या सुने अशनीर को बाहर कर भाविक को भारत पे कैप टेबल पर वापस लाने का वादा किया था। 3 सिकोया, एक संगठन या बल्कि एक व्यक्ति जो कि यह राजनीतिक संगठन है, उसके पास मेरे खिलाफ सबसे बड़ा कुठाराघात था। शुरुआत में अनिच्छुक निवेशक वे सबसे बड़े शेयरधारक हैं जिनके पास भारत पे में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 19% इक्विटी है। बैंक लाइसेंस के साथ और पोस्ट पे लॉन्च के साथ मैं पाइन लैब्स में शैलेंद्र के 10 साल के लंबे निवेश की चमक को दूर कर रहा था, जिसे सिकोया को उसका सबसे बड़ा भुगतान देने के लिए आईपीओ आना था। भारत पे और लैब्स के बीच विलय कुछ ऐसा जिसे मेरे रहते हासिल करना असंभव था। 4 मिकी रिबिट ग्रह पर सबसे चतुर फिनटेक निवेशक। वह इस बात से पक्के तौर पर सहमत हैं कि अमेरिकी फंडों ने उनके निवेश के आधार पर भारत पे में निवेश किया था। इसके अलावा वह जो वास्तव में इस कट्टर दृष्टिकोण में विश्वास करता है कि एक साथ काम करने वाली सभी पति पत्नी की जोड़ी धोखेबाज है। इसके अलावा अमेरिका में मिकी के सबसे बड़े निवेशों में से एक
रॉबिनहुड में उन्होंने देखा था कि फेडरल रिजर्व ने कंपनी पर दबाव डाला था जब वे जमा लेने के लिए उन पर भारी दबाव डाल रहे थे। इस पृष्ठभूमि में क्या वह इस डर से आसानी से डर गए कि कोटक मुद्दे से भारत पे का बैंक लाइसेंस खत्म हो जाएगा, या फिर वह सिर्फ इस बात से नाखुश था कि मैंने आगे बढ़ने के खिलाफ उसके संकेत और नरम संदेश नहीं सुने। शार्क टैंक और क्या आपको मुझे मेरी जगह पर रखने का समय आ गया है। 5 रजनीश कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष। माधुरी और मेरे द्वारा बोर्ड में आमंत्रित किए जाने पर उन्होंने नियंत्रण चाहने और भारत पे से पैसा कमाने के पर्याप्त शुरुआती संकेत दिखाए थे, जिसे मैंने अपने नुकसान के लिए नजरअंदाज कर दिया। चाहे वह कार्यालय में पहले दिन अपने ESOP को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करना हो, या मुझसे उन्हें DLF गोल्फ कोर्स की मुफ्त सदस्यता दिलाने के लिए कहना हो। जब उन्होंने DLF गोल्फ लिंक्स में सेंट्रम के साथ बैठक की थी, वहां काफी कुछ था और संकेत अच्छी तरह से निष्पादित कथानक में उन्होंने मुझे सबसे लंबे समय तक निभाया। 6 सुहेल समीर, जिसने मैकिन्से और IIM लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से मेरा विश्वास उठवा दिया। सुहेल को माधुरी से नफरत थी क्योंकि उसने उसके नापाक मंसूबों को पहले ही भांप लिया था। साथ ही वह असुरक्षित भी था क्योंकि मैंने उसे बताया था कि एक नया CFO जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाला है, जिसके बारे में उसने सोचा था कि यह पंख काट देगा। मैंने उसे भारतीय सेंट में किसी और को दिए गए से अधिक ESOP दिए। UPS उन्हें 1 साल के भीतर 11 करोड़ रुपए की तरलता दी गई। इसके अलावा उन्हें CEO और यहां तक कि बोर्ड में निदेशक भी बनाया गया। निस्संदेह उसका बदला विश्वासघात के रूप में था। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि मैं शराब नहीं पीता, वह भाविक और शाश्वत को शराब पीने के लिए बुलाता है और मेरे खिलाफ जहर उगलता है। 7 सुमीत सिंह, GC के रूप में लाया गया। मेरा मानना है कि वह माधुरी से उस जीवन शैली के न होने के लिए नफरत करते थे जो वह हमेशा से चाहते थे। जब उनसे पूछा गया कि GC के रूप में उनके आने के बाद से मामलों को संभालने की कानूनी प्रक्रिया क्यों तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा, इनको तो मैं देख लूंगा, अब मैं उन्हें उनकी जगह दिखाऊंगा। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि जब वह एक वकील थे तो वह व्यवसाय करने में भी उतने ही सक्षम थे। मेरे अनुमान में वह एक भ्रमपूर्ण शेखी बघारने वाला और पीठ में छुरा घोंपने वाला व्यक्ति था जो उल्कापिंड वृद्धि से ईर्ष्या करता था। ये सभी लोग, जैसा कि बोर्ड को लिखे एक पत्र में माधुरी ने ठीक ही कहा था, पुरुष अंधराष्ट्रवादी थे। इसके अलावा पिछले 3 में एक बहुत ही अजीब समानता थी। उन सभी ने ESOP शर्तों 1 या 2 या 3 वर्षों में निहित पर बातचीत की थी जो पूरी फर्म की तुलना में कहीं बेहतर थी। वास्तव में एक संस्थापक के रूप में भी मैं 4 साल के लॉक इन के अधीन था, लेकिन उन्हें नहीं। आइए मैं आपके लिए कथानक का एक विस्तृत अनुक्रम भी प्रस्तुत करूं। कथानक को 6 अच्छी तरह से सिंक्रनाइज चरणों में खेला गया था। चरण आए जनवरी के 6 से 19, इंजीनियर अशनीर अस्थायी अवकाश पर MD के पद से बाहर, ता बोर्ड का नियंत्रण। चरण 2 जनवरी के 16 से 26, वकीलों और अकाउंटेंट को बुलाएं और उसकी अस्थायी छुट्टी को स्थायी छुट्टी में बदलने का नाटक करें। चरण 3 26 जनवरी 18 फरवरी, एक दिखावटी जांच करें और प्रेस को सब कुछ लीक करके माधुरी और अशनीर पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाएं। चरण 4 18 फरवरी, 1 मार्च, माधुरी को आसानी से समाप्त करें। SHA द्वारा विरोध नहीं, मीडिया लीक जारी रखें और इसलिए SHA के तहत रेमो अशनीर के लिए एक बहाना बनाएं। चरण 1 मार्च, अंतिम खेल। चरण 6 1 मार्च से आगे मीडिया में गलत जानकारी देते रहना, अशनीर को सार्वजनिक मुकदमे में बदनाम करना। चरण आए अशनीर को अस्थायी छुट्टी पर भेजें। इस जानकारी के साथ कि मेरी स्वैच्छिक छुट्टी सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी गई है,
मैंने फैसला किया कि अब खुद को संभालने और कार्यालय वापस जाने का समय आ गया है। मैं हमेशा से एक बिल्डर था और तनावपूर्ण समय और भी अधिक था, इसलिए मैंने जो सबसे अच्छा किया उस पर ध्यान केंद्रित करने का एक कारण निर्माण। हालांकि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। व्हाट्सएप पर मिकी मल्का को मैसेज करने पर कि मैं अगले दिन कार्यालय में रहूंगा, घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में मुझे निम्नलिखित प्रतिक्रिया मिली। 1. आपको अपने बोर्ड से समर्थन और अनुमोदन की आवश्यकता है कि यह कंपनी के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। 2. कंपनी को अभी भी परिश्रम और जांच पूरी करने की आवश्यकता है जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 3. एक आचार संहिता को अनुमोदित करने की आवश्यकता है। 4. कार्यालय में वापस जाने से पहले आपको एक बोर्ड बैठक आयोजित करनी होगी, क्योंकि यदि यह सही निर्णय है तो बोर्ड को इसकी मंजूरी देनी होगी। 5. बोर्ड को एक मीडिया योजना और परिणामों का नियामक जोखिम मूल्यांकन देखने की जरूरत है। 6. पूरी टीम को निष्कर्षों और समायोजनों के बारे में सूचित करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है। इन सब के बाद ही आपको काम पर वापस लौटना चाहिए। क्या यह स्पष्ट है? इसका निश्चित रूप से कोटक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे लिए यह स्पष्ट था कि मिकी पूरे खेल में थी। 18 जनवरी 2022 रात 10:29 बजे मिकी की योजना के अनुरूप सुबह 8 बजे आयोजित होने वाली बोर्ड मीटिंग का निमंत्रण अगली सुबह जल्द ही मेरे मेलबॉक्स पर आ गया। 19 जनवरी 2022 सुबह 7:55 बजे बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले मेरे फोन पर मिकी मल्का का नाम चमकने से मैं आश्चर्यचकित रह गया। आशा है आप तैयार हैं। बैठक के दौरान शांत रहें, मिकी की अनावश्यक सलाह थी जिसने घटनाओं के तथ्य को आधार बनाया। प्रकट होने वाला है, इसे हल्के शब्दों में कहें तो शत्रुतापूर्ण होगा। सुबह 8 बजे भारत पे बोर्ड मीटिंग। जूम कॉल में लॉग इन करने और बोर्ड मीटिंग के वैधानिक पहलुओं का ध्यान रखने के बाद मिकी सीधे व्यवसाय में कूद पड़े और कहा कि अगर मैं स्वैच्छिक अवकाश पर जाऊं तो यह कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से अपने विचार व्यक्त करने का आह्वान किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि शाश्वत, सुहेल और सुमीत सभी ने मेरे छुट्टी पर जाने के फैसले का समर्थन किया। ये कैसे सच हो सकता है? गलती तो होनी ही थी। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। आखिरकार ये वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे स्वैच्छिक अवकाश पर जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और बाद में मुझे सूचित किया था कि बोर्ड ने 13 जनवरी की बैठक में पहले ही मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मैं पूरी तरह से सदमे की स्थिति में था और मेरी आंखें अब जूम विंडो की जांच कर रही थीं जिसमें भाविक दिखाई दे रहा था। हम उसे छुट्टी पर क्यों भेज रहे हैं? अब हमें उसकी और भी ज्यादा जरूरत है। पहले से कहीं ज्यादा मैंने भाविक को यह कहते हुए सुना। उन्होंने उस असमंजस की स्थिति को तोड़ दिया जिसमें घटनाओं ने मुझे डाल दिया था, यह सवाल करते हुए कि मुझे छुट्टी पर क्यों भेजा जा रहा है। मैं बेहद भावुक हो गया और बोर्ड से पूछा कि वह मुझे क्यों घेर रहा है, जबकि उन्होंने पहले ही स्वैच्छिक अनुपस्थिति अवकाश पर जाने के मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगर मुझे लगा कि मेरी भावुक अपील का असर होगा तो मैंने उन्हें कम आंका था। दिन के झटके स्पष्ट रूप से खत्म नहीं हुए थे। यह उस समय की बात है जब भाविक ने उसी बैठक में पलटवार किया और दूसरों का पक्ष लेते हुए कहा कि मेरा छुट्टी पर जाना कोई बुरा विचार नहीं था। केवल 2 लोग जो बहुमत से असहमत थे, वे थे रजनीश कुमार और केवल हांडा, लेकिन उनके पास वोट नहीं था। आपकी अपनी टीम आपके साथ खड़ी नहीं है और आपके छुट्टी पर जाने के पक्ष में है। मिकी मल्का के शब्दों ने मुझे इस कठोर तथ्य से रूबरू कराया कि मैं एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। यह मेरे लिए बेहद भावनात्मक क्षण था
जहां मुझे लगा कि उन्हीं लोगों ने मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया है जिनका मैंने पालन पोषण किया और जिनकी रक्षा की। ठीक है, यदि आप सब यही चाहते हैं तो मैं स्वैच्छिक अवकाश पर चला जाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि माधुरी भी जाए? मैंने अलंकारिक रूप से पूछा। भावनाएं मेरे बेहतर होने का दावा कर रही थीं। इस बिंदु पर रजनीश कुमार ने मुझे कॉल बंद करने के लिए कहा, जिससे वे इस मामले पर चर्चा कर सकें। मुझे कुछ मिनट बाद एक फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया गया कि कंपनी ने स्वैच्छिक अवकाश पर आगे बढ़ने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मुझे कंपनी को औपचारिक रूप से पत्र भेजना चाहिए और टाउन हॉल भी बुलाना चाहिए और सभी कर्मचारियों को अपना निर्णय बताना चाहिए। जिस तरह से यह तख्तापलट किया गया, उसे देखते हुए अभी भी सदमे से जूझ रहा हूँ। मैंने माधुरी को काम पर जाने और यह देखने के लिए कहा कि सब कुछ सही ढंग से निष्पादित हो रहा है। इस बीच मैंने सभी कर्मचारियों को एक नोट के साथ फूल भेजने की व्यवस्था करने के लिए खुद को इकट्ठा किया, जिसमें लिखा था कि यह कंपनी के लिए एक कठिन दौर था, जिससे हम सभी को बहादुरी से निपटने की जरूरत थी। मैं उन्हें आश्वस्त करता रहा कि मैं जल्द ही अपनी स्वैच्छिक छुट्टी से वापस आऊंगा। हालांकि उस दिन माधुरी जिस व्याकुल अवस्था में काम से लौटी थी, उसके लिए मुझे कोई भी तैयार नहीं कर सकता था। उसने अपनी आपबीती के बारे में कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैंने किस तरह की नकारात्मक भावनाओं का अनुभव किया। हर किसी की शारीरिक भाषा बदल गई है। सुहेल अपने पैर ऊपर करके बैठा था और मैंने उसे पत्रकारों से बात करते हुए भी सुना। यह तब था जब यह स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी कि मेरी छुट्टी के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा कंपनी का कोई भी व्यक्ति मीडिया से बातचीत नहीं करेगा। जब मैंने माधुरी को बातों को दिल पर न लेने की सलाह देने की कोशिश की, तब भी मेरे फोन पर एक संदेश की आवाज ने मुझे क्रोधित कर दिया। यह सुहेल का संदेश था जिसमें मांग की गई थी कि माधुरी इस्तीफा दें। बोर्ड मीटिंग के बाद केवल हांडा ने मुझे बताया था कि बोर्ड ने माधुरी के इस्तीफे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अगर कोई मुझे इसके विपरीत कुछ भी कहता है तो मुझे सतर्क रहना चाहिए। मैंने सुहेल को पत्र लिखकर बताया कि बोर्ड ने माधुरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, जिस पर उनका जवाब था कि हर्षजीत और मिक्की चाहते थे कि माधुरी चली जाए। दूर रहो। मामला उनके प्रति मेरी स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। स्पष्टतः उन सभी के पास अब नए स्वामी थे, मैं पहले से ही उनके लिए कोई नहीं था। चरण 2, आइए उनकी छुट्टी को स्थायी बनाएं। 20 जनवरी 2022। चौंकाने वाली घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा क्योंकि मुझे एक ईमेल मिला जिसमें बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में लिखा था कि मैंने स्वैच्छिक छुट्टी के लिए अनुरोध किया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। बताते चले कि माधुरी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सभी मिलकर अभिनय कर सकते हैं और इतना नीचे गिर सकते हैं। मैंने तुरंत वापस लिखा, यह बताते हुए कि न केवल मुझे पता था कि बोर्ड ने माधुरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, बल्कि तकनीकी रूप से मैं उनकी ओर से इस्तीफा नहीं दे सकता जब वह खुद बैठक में मौजूद नहीं थीं। जाहिर है बैठक में मेरे द्वारा की गई एक भावनात्मक कॉल का इस्तेमाल उनके फायदे के लिए किया जा रहा था। मेरी असहमति पर कार्यवृत्त में सुधार किया गया। उस समय चल रहे नरसंहार को देखते हुए माधुरी ने अगली सुबह काम पर न जाने का फैसला किया। कार्यालय में उपस्थित लोगों ने मुझे बाद में बताया कि उस दिन कार्यालय में काफी हलचल थी, लेकिन वह सकारात्मक गतिविधि नहीं थी जिसे हम पिछले 3.5 वर्षों में देखने के आदी हो गए थे। आमतौर पर मेरे पिता मेरी व्यावसायिक चर्चाओं में निष्क्रिय भागीदार रहते हैं। हालांकि उस दिन उन्होंने सुहेल और सुमीत के विश्वासघात के संबंध में कड़ी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि कई मौकों पर माधुरी ने इन लोगों के बारे में मुझसे अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं,
लेकिन मैंने सोचा था कि वह कुछ ज्यादा ही संशयवादी थी। मेरे पिता को यही बात सुनने के लिए उस दिन एक तेज घंटी बजी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि कैसे मेरी नाक के नीचे एक साजिश रची गई थी। मैंने बोर्ड को पत्र लिखकर यह पूछने का फैसला किया कि भाविक, जो न तो कर्मचारी था और न ही शेयरधारक, ने कार्यालय में सिस्टम पर कब्जा कैसे कर लिया। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या यही कारण है कि वे मुझ पर छुट्टी पर जाने पर जोर दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने मेरे मेल का उत्तर देना नहीं चुना। इसके बजाय हमें सुहेल की ओर से माधुरी को भेजा गया एक मेल मिला, जिसमें कहा गया था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस मामलों पर जांच लंबित होने तक उन्हें अस्थायी छुट्टी पर भेज दिया गया था और इसलिए उनके कार्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस समय मैंने भाविक से सुना, जिसने सुझाव दिया कि हमें मिलना चाहिए। पंचशिला क्लब में बैठक तय होने पर वह नियत समय पर मुझसे कहने आए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और आईएससी कैसे खत्म करना है। सुहेल कुछ चला रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। यह सब सुहेल का है कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझ में उस समय उसके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता थी, सिवाय उसे याद दिलाने के कि वह वही था जो बोर्ड में मेरे खिलाफ हो गया था। बैठक, जबकि मेरा अनुमान था कि वह केवल मछली पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ जानकारी लेने आया था कि मेरा अगला कदम क्या होगा, मैंने उसके साथ खेलने का फैसला किया। मैंने उससे स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वह वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे शाश्वत के साथ मुझसे मिलना चाहिए, क्योंकि तब हम संयुक्त रूप से सुहेल को बोर्ड से हटा सकते थे। हालांकि वह इस योजना से सहमत थे, लेकिन यह अनुमान लगाने में कोई गुरेज नहीं है कि इस बैठक के बाद वह ठंडे बस्ते में चले गए। 22 जनवरी 2022 दिन की शुरुआत एक और ईमेल से हुई। यह सुझाव दिया गया कि सुहेल समीर और सुमीत सिंह को शामिल करते हुए 2 सदस्यीय कॉरपोरेट गवर्नेंस समिति का गठन किया जाए। जबकि सभी ने ईमेल पर तुरंत अपनी सहमति दे दी, मैंने समिति के गठन पर अपनी असहमति व्यक्त की। प्रस्ताव के अनुमोदन के तरीके पर रजनीश कुमार ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि इस तरह की मंजूरी केवल बोर्ड बैठक के दौरान चर्चा के माध्यम से ही मांगी जा सकती है। इसके तुरंत बाद 23 जनवरी को एक संशोधित परिपत्र प्रस्ताव प्रसारित किया गया, जिसमें समीक्षा समिति के संचालन की देखरेख के लिए रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। यही वह वक्त था जब वह मेरे खिलाफ हो गए। यह भी कहा गया कि लॉ फर्म शार्दुल अमरचंद मंगलदास, जहां सुमीत सिंह पहले भागीदार थे, को शासन समीक्षा पर समीक्षा समिति के साथ काम करने के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मैंने समिति की संरचना के संबंध में अपनी असहमति को रिकॉर्ड में रखते हुए कहा कि यह शेयरधारकों के समझौते के साथ साथ एसोसिएशन के लेखों के खिलाफ था, जिसके लिए बोर्ड की समितियों की संरचना बोर्ड के समान होनी चाहिए। सुमीत सिंह बोर्ड के सदस्य नहीं थे और इसलिए समीक्षा समिति में उनका होना उचित नहीं था। हालांकि मेरी आपत्तियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटीं, वे कम से कम इतना तो कहें कि मेरे लिए ठीक नहीं थीं। जितना अधिक मैंने उनके बारे में सोचा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि कैसे कोटक के साथ आदान प्रदान किए गए कानूनी नोटिसों की योजनाबद्ध लीक एक आंतरिक कार्य था जो सुमीत सिंह द्वारा किया गया था, जो इसके बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति था, और इसका रणनीतिक रूप से उपयोग कैसे किया गया था मीडिया में एक नैरेटिव बनाएं। हालांकि इसका भी एक सीमित उद्देश्य पूरा हुआ था और एक अत्यंत पक्षपाती कॉरपोरेट प्रशासन समिति की स्थापना के साथ पूरे प्रकरण को और अधिक नाटकीय मोड़ देने का एक बड़ा प्रयास किया गया था। मैं इस तथ्य के बारे में जानता था कि भले ही मैं हास्यास्पद रूप से व्यस्त था, व्यवसाय की ईंटों को स्थापित करने की कोशिश में इस तख्तापलट पर ध्यान देने के लिए जो मेरी नाक के नीचे पैदा हुआ था, मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था।
इसलिए मैंने बोर्ड को लिखने का फैसला किया कि मैं अब बहुत बेहतर जगह पर हूँ, खासकर जब मैं कोटक वकीलों तक पहुँच गया था। मैं उस समय यह बताता रहा। उनकी प्रतिक्रिया से समस्या का समाधान नहीं निकला, इससे समस्या के बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिला। मैं अब अपनी स्वैच्छिक छुट्टी समाप्त करने और अगले दिन कार्यालय फिर से शुरू करने के लिए तैयार था। इस ईमेल को भेजने के 1 घंटे के भीतर मुझे एक और बोर्ड बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। 25 जनवरी 2022। इस बार जब मैंने जूम मीटिंग में लॉग इन किया तो इसकी एक विंडो पर एक शीर्ष वकील का कब्जा था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नियमित बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति बेहद अजीब थी, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो रहा था वह असामान्य था। 10 से 15 मिनट के बाद रजनीश कुमार बैठक में शामिल हुए। उन्होंने उल्लेख किया कि हमें बैठक में वकील की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और वह बैठक में शामिल हो सकते हैं। ठीक ही है, क्योंकि उनके अनुसार वकील की उपस्थिति ने मुझे डराने का उद्देश्य हासिल कर लिया था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि उनके पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हॉटशॉट वकील थे। इस बीच मिकी मल्का ने बोर्ड मीटिंग के दौरान अपना कैमरा चालू न करने का फैसला सुनाया था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसे अन्य उपस्थित लोगों को लगातार व्हाट्सएप करना पड़ता था अगर वे लाइन का पालन नहीं कर रहे थे। जाहिर है, जिस शपथ के साथ हमने हर बोर्ड बैठक की शुरुआत की, जिसने पुष्टि की कि हमारे साथ कमरे में कोई और नहीं था जो हमारे निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता था, उसका कोई मतलब नहीं था अगर हमें फोन पर नियमित निर्देश दिए जा रहे थे। अगर कंपनी इन बोर्ड बैठकों के वीडियो जारी करेगी या आरओसी उनका रिकॉर्ड मांगेगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय कंपनियां विदेशी निवेशकों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। जबकि मैंने शेयरधारकों के समझौते के साथ साथ कंपनी के एसोसिएशन के लेखों का अनुपालन नहीं करने वाली समीक्षा समिति पर अपनी असहमति दर्ज की थी, मैंने एक बार फिर बोर्ड बैठक में आपत्ति जताई। सुमित बोर्ड में भी नहीं थे और किसी भी समिति का हिस्सा नहीं बन सकते थे। और अगर समीक्षा का कोटक मुद्दे से कोई लेना देना है तो सुमित ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में कोटक को कानूनी नोटिस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वह उस मामले में फैसले पर कैसे बैठे रह सकते हैं जिसमें वह शामिल थे। समिति में सुहेल की नियुक्ति के मुद्दे पर भी मैंने बताया कि सीईओ बनने के कारण सुहेल के पास बोर्ड की सीट नहीं थी, जबकि शाश्वत और मैंने उन्हें बोर्ड में नामांकित किया था। मैं अब नामांकन वापस लेना चाहता था। जहां तक अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की नियुक्ति का सवाल है, बोर्ड के सामने मेरा कहना था कि उक्त कंपनी एक निष्पक्ष संस्था नहीं थी। सुमित सिंह अमरचंद का पूर्व कर्मचारी था। शार्दुल मुझे अपना बेटा समझता है। साहिब मुझे अपनी कोठी पे बुलाते हैं वीकेंड पे। शार्दुल मुझे अपना बेटा मानते हैं। सुमित खुद ही मुझसे डींगे हाँकी थी, लेकिन मेरी सारी दलीलें अनसुनी कर दी गईं, क्योंकि उनके दिमाग में वे पहले ही मेरी मृत्युलेख लिख चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि 25 जनवरी को पहली बार प्रबंधन परामर्श फर्म अल्वारेज एंड मार्शल की सगाई को बोर्ड के सामने लाया गया था। ऐसा महसूस हुआ मानो मैं समय के फेर में था, क्योंकि अब मुझे बताया जा रहा था कि यह कंपनी, जिसे अभी अभी नियुक्त किया गया था, कुछ प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ आई थी, जिसके आधार पर मुझे अनुपस्थिति की अनिवार्य छुट्टी पर रखा जा रहा था। अल्वारेज और मार्शल की रिपोर्ट 24 जनवरी की थी। यह मुझे बाद में मीडिया रिपोर्टों से पता चलेगा। इसलिए क्या उन्होंने अपनी आधिकारिक भागीदारी से पहले ही रिपोर्ट जारी कर दी थी? चल रही अप्रत्याशित घटनाओं से अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध होकर मैंने बोर्ड बैठक में कई अन्य प्रश्न उठाए। किस चीज ने उन्हें सबसे पहले पूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया? यदि कॉरपोरेट प्रशासन कंपनी व्यापी नीतियों की एक सामान्य समीक्षा थी, जैसा कि संचार से पता चलता है, तो हर कोई इसके दायरे में क्यों नहीं था
और उन्हें छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा जा रहा था। इनमें से किसी का भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बजाय मुझसे अनाप शनाप तरीके से कॉल बंद करने के लिए कहा गया ताकि बोर्ड प्रस्ताव को वोट के लिए रख सके। अगले दिन रजनीश कुमार के एक मेल में कहा गया कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि मुझे अनिवार्य अनुपस्थिति अवकाश पर जाना चाहिए और मुझे उनके अलावा कंपनी से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं है। चरण 3 मीडिया ब्लिट्जक्रेग। अब सिकोरिया के लिए अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाने का समय आ गया था। जबकि मुझे गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया गया था, बोर्ड बैठक के हर एक मिनट को वास्तविक समय में प्रेस को दिया जा रहा था, जैसा कि पूर्व निर्धारित रिपोर्टों से कथित निष्कर्ष थे, जिन्हें अभी तक कंपनी या बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था। दरअसल जब भी खबरें मीडिया में लीक होती थीं, मैं रजनीश कुमार को पत्र लिखकर पूछता था कि वह ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। यह एक बड़ा लीक से हटकर संगठन है। मैंने सभी को निर्देश दिया है कि वे मुझे चीजें सीलबंद लिफाफे में दें, न कि ईमेल पर, उन्होंने मुझसे कहा, जो मेरी राय में एक लचर बचाव था। इस बीच मीडिया में एक पूर्ण और वित्त पोषित अभियान चल रहा था, जिसका उद्देश्य मेरी छवि खराब करना था। प्रत्येक रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारी नाम न छापने का अनुरोध कर रहे थे और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैला रहे थे। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पे धोखाधड़ी की चिंताओं के बीच अशनीर ग्रोवर को बर्खास्त कर सकता है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि माधुरी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जैन ने कंपनी के शुरुआती दिनों से खरीद, वित्त और मानव संसाधन का नेतृत्व किया। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से स्नातक हैं और भारत पे में शामिल होने से पहले वह एक फैशन बुटीक चला रही थीं। कभी कभी कंपनी ने एक योग्य CFO, मुख्य वित्तीय अधिकारी, को नियुक्त करने की कोशिश की, लेकिन ग्रोवर ने उस फैसले को ठुकरा दिया। यह रिपोर्ट काफी द्वेषपूर्ण और झूठी थी। तथ्य यह है कि अक्टूबर में ही मैंने एक उच्च प्रतिष्ठित IIT दिल्ली IIM कलकत्ता के पूर्व छात्र को CFO के रूप में हमारे साथ जुड़ने के लिए मना लिया था, जिसका ऑफर लेटर खुद सुहेल समीर ने जारी किया था। बेशक अच्छे उपाय के लिए सुहेल समीर ने रिकॉर्ड पर कहा, भारत पे मीडिया से आग्रह कर रहा था कि रिपोर्ट के बारे में पहले से अटकलें न लगाएं और बेखबर स्रोतों के आधार पर निर्णय न लें। 9 फरवरी के अंत तक मुझे पता चला कि समीक्षा समिति की सहायता के लिए PwC को भी नियुक्त किया गया था। यह बाद का विचार स्पष्ट रूप से था, क्योंकि SHA का कहना है कि एक संस्थापक को घोर लापरवाही या जानबूझकर कदाचार के लिए केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब ऐसा आचरण बिग 4 फर्म, जिसका कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है, द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस बॉक्स को टिक करने और इस खंड को पूरा करने के लिए PwC को अब जल्दबाजी में नियुक्त किया गया था। उन्होंने आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि PwC का कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़ाव था, क्योंकि उसने कई मौकों पर भारत पे के साथ काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि सिकोरिया के CFO हर्षल कामदार, जिन्होंने भाविक को कैप टेबल से बाहर निकाला था और बाद में सिकोरिया में शामिल हो गए थे, वह भी एक पूर्व PwC कर्मचारी थे। ऐसे तथ्य उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक नीति थी और मुझे संदेह है, समीक्षा समिति की स्थापना सबसे पहले मेरी नियुक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। जहां तक बहुप्रचारित अल्वारेज और मार्शल रिपोर्ट का सवाल है, तो निश्चित रूप से मीडिया को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इसकी जानकारी थी। भारत पे में मिली वित्तीय अनियमितताएं, कंपनी का कहना है, प्रक्रिया का पालन किया गया। हिंदू बिजनेस लाइन 4 फरवरी 2022। लापता सलाहकार, संदिग्ध भुगतान, अस्तित्वहीन विक्रेता, भारत पे जांच से क्या पता चला। moneycontrol.com 4 फरवरी 2022।
कई मीडिया सुर्खियों में उस मायावी A&M रिपोर्ट का हवाला दिया गया जो बोर्ड मीटिंग या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जिन पर इसके द्वारा कई गलत कामों का आरोप लगाया जा रहा था। दरअसल माधुरी ने अल्वारेज और मार्शल को एक पत्र लिखकर पूछा था कि यह रिपोर्ट कथित तौर पर लीक कैसे हुई। यह मानते हुए भी कि ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद है। यह आम बात है कि जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने वाली या उस पर आक्षेप लगाने वाली रिपोर्ट होती है, ऐसे व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। उसने पूछना जारी रखा, लेकिन केवल यही कहा गया, एक गगनभेदी मौन से मुलाकात हुई। स्पष्टतः बोर्ड ने निंदनीय स्थिति अपना ली थी। इस तथ्य को देखते हुए कि मैं अब एक सार्वजनिक व्यक्ति था, वे सार्वजनिक रूप से मेरे पीछे जाना चाहते थे और मीडिया एक इच्छुक समूह बन रहा था। अन्य बातों के अलावा माधुरी ने बोर्ड को एक तीखा मेल भी लिखा जिसमें अन्य बातों के अलावा यह उल्लेख किया गया था कि चूंकि लीक रिपोर्ट में उनके द्वारा कई उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, इसलिए वह केवल तभी पद छोड़ेंगी जब वह अपना नाम साफ कर देंगी। निस्संदेह वह एक अवसर था जो उसे नहीं दिया गया था, क्योंकि घटनाओं का अगला सेट पहले ही शुरू हो चुका था।